का जब सेशन आएगा तो मैं गवर्नर के अभिभाषण को बारीकी से देखने का काम करूंगा और उसको जहां बारीकी से देख करके सरकार और विपक्ष दोनों की किस तरह की भूमिका विधानसभा में रहेगी, फिर आपके साथ सारी बातों को शेयर करके प्रदेश की जनता के रूबरू करूंगा। मैंने कल चीफ मिनिस्टर का रिप्लाई देखा पूरा। मैं उम्मीद तो ये करता था कि आज जो ये किसान आंदोलन है उसको 3.5 महीने से ऊपर हो गए। हम तो ये उम्मीद करते थे कि असेंबली के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया उसमें हर एमएलए जो है, हर मिनिस्टर जो है इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त करेगा कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन कल एक नई चीज देखने को मिली। जिस चीज को लेकर के बारी बारी से सारे लोग अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसान की बात कर रहा था, जो ये कह रहे थे कि हम किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, हम किसान के साथ न्याय कराएंगे, हमें इसके लिए कितना बड़ा भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो करेंगे, हम पार्टी से ऊपर उठ करके किसान की लड़ाई में किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। ये जो 2 दिन निकले, इन 2 दिनों में किसान की बात विधायकों ने करने की बजाय अपने हल्के के रोने रोए। वो बात तो आप बिना नो कॉन्फिडेंस के भी कर सकते थे। मैंने कांग्रेस के एमएलए को भी देखा, इंडिपेंडेंट्स को भी देखा और जो सत्ता में शामिल थे जेजेपी के उनको भी देखा। वो सारे के सारे अपने अपने विधानसभा के बारे में चिंता कर रहे थे। किसान की चिंता केवल दिखावे के रूप के ऊपर 2 से 3 मिनट करी। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यह विश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए देखा। 22 मिनट का समय उनको मिला था बोलने के लिए। उस 22 मिनट में केवल 8 मिनट उन्होंने किसान की बात करी, किसान आंदोलन की बात करी, और उसमें भी 8 मिनट में भी किसान को कैसे न्याय मिले इस पे चर्चा नहीं। बात करी एमएसपी की, बात करी अपने वक्त के बनाए हुए कानून की, उनमें कैसे आप अमेंडमेंट कर सकते हो उनको लेकर के। जबकि शोर इस बात का मचा रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि हम इस हाउस के अंदर नो कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे, सरकार के सामने किसान का पूरी तरह से पक्ष रखेंगे, जबकि पक्ष रखने में विपक्ष विफल रहा। आज के आपके अखबार जो हैं, अगर आप उन्हीं को पढ़ लोगे तो उससे पता लग जाएगा कि विपक्ष की भूमिका कैसी रही। जहां विपक्ष ने किसान के पक्ष को अच्छे ढंग से नहीं रखा, उसके लिए मजबूती से नहीं लड़े, वहीं उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई था वो मुख्यमंत्री का नहीं लग रहा था। रिप्लाई तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत अहंकारी आदमी आज कोई विधानसभा के अंदर केवल जो उसके सामने विपक्ष के विधायक बैठे उनको थ्रेट नहीं कर रहा था, बल्कि जो बॉर्डर पे बैठा हुआ किसान है उसको भी धमका रहा था। कहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था विधानसभा में मुख्यमंत्री की तरफ से कि प्रदेश के लोगों को उकसा लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्वयं एक बात स्वीकार करी विधानसभा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रूबरू होते हुए कह रहा था, आग तो हमने लगा रखी है, लेकिन आप उसमें घी डालने का काम ना करो। किसान एजिटेशन को लेकर के मुख्यमंत्री की वर्डिंग थी, आपने भी सुनी होगी सबने। बारी बारी, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, कई बारी कहा कि आप उसमें आग डाल रहे हो, आप लोगों को उकसा रहे हो, आप लोगों को वहां बैठने पे बाध्य कर रहे हो। तो इसका मतलब उसने ये स्वीकार कर लिया था भी आग लगाने वाले हम हैं, आप उसमें घी डाल करके उसको और ज्यादा उसको तेज करना चाहते हो। वहीं मुख्यमंत्री ने एक नई बात कही कर, उन्होंने ये कहा कि हम एक नया एक्ट और बनाना चाहते हैं, किसान को कैसे कमजोर किया जाए। उसके लिए क्या कि जो जमीन कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से ठेके पे लेगा, तो उस जमीन को उसी वक्त जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी गिरदावरी उसके नाम चली जाएगी। मतलब एक तरह से उस जमीन का मालिक उस व्यक्ति को बना दिया जाएगा जो जिससे ठेके पे लेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अगर कोई गिरदावरी किसी के नाम चली जाएगी तो फिर वो व्यक्ति जो है उस जमीन के ऊपर लोन भी ले सकता है। मैं कोई अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लूं और मैं किसी एक गांव के 5000 एकड़ जमीन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं, और कॉन्ट्रैक्ट भी इतना बड़ा साइन करूं कि हर किसान जो है कहीं ना कहीं लालच में आकर के मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले। जिस जमीन का ठेका आज 50,000 रुपये एकड़ है, अगर मैं उसका 75 दूंगा तो कोई भी फार्मर ऐसा नहीं होगा जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और मैं उससे 75,000 की फार्मिंग का एग्रीमेंट बना लूं, कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन कर लूं, और फिर उस 5,000 एकड़ जमीन के ऊपर पर एकड़ 5 लाख रुपए के हिसाब से लोन ले लूं। लोन लेकर के मैं अपनी कंपनी को 2 साल के बाद डिफॉल्ट कर दूं, तो मेरे से तो पैसा वसूल कर नहीं सकता बैंक। उस किसान की जमीन जो है वो बैंक के चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। ये तो कैसे किसान को मारा जाए, कैसे किसान को उस जमीन से बेदखल किया जाए, हम बारी बारी यही तो बात कह रहे हैं कि तीन जो कृषि के कानून बनाए गए हैं, इनमें इस किस्म का प्रावधान सरकार ने रखा है कि किसान को उसकी जमीन से कैसे बेदखल किया जाए, कैसे उस किसान को उस जमीन का मालिक के बजाय नौकर बना दिया जाए। उसके लिए जहां केंद्र की सरकार ने इस तरह के कानून बनाए हैं, वहां हरियाणा का मुख्यमंत्री तो कल इस पे मोहर लगा रहा था। कल हरियाणा का मुख्यमंत्री तो इसको लागू करना चाहता था। मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी में थे कि किसी तरह हरियाणा से इसकी पहल करके इसका भी सर्टिफिकेट, सबसे पहले करने वालों का सर्टिफिकेट भी मैं ही हासिल कर लूं। जहां ये बात कही जा रही थी, वहां एक तरफ मुख्यमंत्री कृषि कानूनों के ऊपर चर्चा ना हो, इसके लिए इस बात की दुहाई भी दे रहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप मानते हो इस बात को, तो फिर आप नई अमेंडमेंट्स की बात क्यों करते हैं? एमएसपी के लिए भी मुख्यमंत्री बहुत जोर लगा के कह रहा था कि हमने एमएसपी दी और एमएसपी देंगे। उन्होंने तो सब्जियों के ऊपर भी एमएसपी देने की बात, सब्जियों के ऊपर भी किसान की लागत से उसको कैसे ज्यादा मिल सके, इसके लिए भी बारी बारी से बोल रहा था। बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे वहां पे जो विपक्ष के लोग थे, जो कहीं अपने आप को किसान का हितैषी बता रहे थे, किरण चौधरी का अपना विधानसभा क्षेत्र जो तोसाम है, और इस लॉकडाउन के दौरान वहां के किसान जो है तोसाम के आसपास टमाटर की खेती करते हैं। बड़ी संख्या में टमाटर की खेती है। और पिछले साल जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस किसान का टमाटर जो है दिल्ली नहीं जा पा रहा था।
जिस टमाटर के ऊपर 4.5 रुपए 450 रुपए क्विंटल के हिसाब से उसको मिल रहे थे, जो उसकी लागत भी पूरी नहीं कर रहा था, वहां मैंने खुद जाकर के किसान के टमाटर के ढेर सड़कों के किनारे लगे हुए देखे थे। और वहां का किसान इस बात को लेकर के मांग कर रहा था, धरने पे बैठा हुआ था। और कल मुख्यमंत्री जब पीठ थपथपा रहा था तो किरण चौधरी को यही नहीं ध्यान था कि तेरे यहाँ पे भी किस तरह से टमाटर जो है सड़कों पे पड़ा था। कल ही मुख्यमंत्री को टोक करके कहते कि आपको सही जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहा था कि हमने तो सब्जियों वालों को भी सही रेट दे करके उनका भावांतर योजना नाम भी बहुत ढूंढ के लाते हैं, पता नहीं कहाँ से लिया भाई। एमएसपी की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री बहुत जोर लगा के कह रहे थे। मैं आप लोगों पे एक चीज छोड़ना चाहता हूं, आप में 3-4 साथी एक दिन इलाहाबाद में जाके आओ। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मूंगफली भी होती है और मूंग भी होता है। अब की बार नाथुश्री चोपटा की मंडी में मूंग भी आया था और मूंगफली भी आई थी। मूंग और मूंगफली दोनों सरकार ने खरीदी। खरीद करके एफर्ड ने जब नेफर्ड है क्या वो नेफर्ड उसको जब दिया, उसने वो मूंगफली और वो मूंग बिना उन किसानों को पेमेंट किए, बिना उनसे ले तो लिया, लेकिन हफ्ता 10 दिन उसको रख करके वापस किसान को नोटिस जारी करके बुला करके कहा कि मूंगफली भी ले जाओ और ये तुम्हारा मूंग भी ले जाओ। और मूंग लेके नहीं आया। मूंग जो उस किसान ने दिया था, वो जो नया मूंग था वो अपने पास रख लिया, और पुराना कोई मूंग जो था वो किसान को कह दिया ये ले जा। आज भी कोर्ट के अंदर इस बात को लेकर के मुकदमा है किसान की तरफ से। सरसा की कोर्ट के अंदर आज भी केस चल रहा है। आज भी वो मूंग जो है सरसा में यूं का यूं पड़ा है गोदाम में, एफर्ड के गोदाम में। उस किसान ने उठाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरा जो मैंने अपना जो मूंग आपको दिया था, मुझे वो मूंग वापिस करोगे तो मैं ले जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते हैं। किसान को कभी एक फसल भी आज तक एमएसपी पे नहीं मिली। एमएसपी के ऊपर धान में कितनी बड़ी लूट मची है। धान के बाद गेहूं के अंदर किसान की जो है बात एमएसपी की करते हैं। अब की बार गेहूं में भी कटौती करी। गेहूं के साथ साथ सरसों का किसान तो कल तक धक्के खा रहा था पेमेंट के लिए, उसकी पेमेंट नहीं हुई। जहां उसको 10-12 क्विंटल एकड़ की होती है, तो 10-12 क्विंटल की बजाय उसको 7 क्विंटल पे मजबूर करते हैं, कैप लगाते हैं। एक चीज और मैंने मुख्यमंत्री की कल सुनी अभिभाषण में। मुख्यमंत्री कह रहा था कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो कह रहा था एमएसपी देंगे और दूसरी तरफ ये कह रहा था कि एमएसपी नहीं हो। जब आंकड़े दे रहा था, गिना रहा था कि कहां किस प्रदेश के अंदर कौन सी फसल कितनी खरीदी जाती है, तो हरियाणा का जिक्र कर रहा था कि हम 55% चाहे धान है चाहे गेहूं है हरियाणा से देते हैं सेंटर को खरीद के। और उसमें यह कह रहा था कि हरियाणा गवर्नमेंट को उसमें पैसा मिलता है 6% 8% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब और हरियाणा दोनों को। मुख्यमंत्री जी अपने 6% है, 8 है, एकड़ में 8 क्विंटल। हाँ। उसके बाद ये कह रहे थे कि अगर देश में एमएसपी लागू हो जाएगी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा का होगा। अगर देश में एमएसपी लागू होगी तो हरियाणा का नुकसान कैसे होगा। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहता है मेरी फसल और मेरा ब्यौरा,
और ये भी कहता है कि हरियाणा का किसान जो है सरकार को अपनी जानकारी दे कि मैंने कौन से एकड़ में क्या फसल बो रखी है। हरियाणा से बाहर के किसी किसान की फसल को आने नहीं देते। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वो अपनी मर्जी से बाहर से सस्ते में फसल खरीद के लेकर के आते हैं और हरियाणा में महंगी बेच करके, जहां सरकार को चूना लगाते हैं, जिस किसान को कमजोर करते हैं, वहीं अपनी जेब भरते हैं। कल जो मुख्यमंत्री का रवैया था उससे लगता था कि बहुत अहंकार से भरे हुए हैं। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से सलाह दूंगा, एक उनको एक सलाह दूंगा कि मुख्यमंत्री को इस अहंकार को छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री को सलाह देनी चाहिए इस बात की कि किसान जिस डिमांड को लेकर के बैठा है उनके साथ बातचीत करो, उनकी डिमांड को पूरा करो, एमएसपी की उसको गारंटी दो, ताकि वो किसान जो लगातार पिछले 3.5 महीने से आंदोलन कर रहा है वो अपने घर जाए, अपनी खेती संभाले, अपने बच्चों को जाकर के संभालने का काम करे। अखबार में एक चीज और आज मैंने पढ़ी थी, मुख्यमंत्री जी आंकड़े बता भी रहे थे कि इस एजिटेशन की वजह से 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इतना ही बताया था ना? 11,000 हाँ, एक ने 11 लाख छाप रखे, 11,000 करोड़ तो फिर मुख्यमंत्री जी को तो तुरंत प्रधानमंत्री को इस बात की सलाह देनी चाहिए कि हमारे प्रदेश में इस आंदोलन की वजह से ये नुकसान है, आप इसको बातचीत के जरिए जल्दी से जल्दी खत्म करो। कल तो सीएम ने ये कह दिया कि ये कृषि कानून किसी हालत में वापस नहीं है, फिर बातचीत का कोई मतलब रह गया क्या? मुख्यमंत्री एक तरफ तो कहता था कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जोर लगा के ये कह रहा था कि ये कानून ज्यों के त्यों रहेंगे। इसका मतलब तो वो फिर कोर्ट से भी ऊपर चले गए मुख्यमंत्री जी। अमेंडमेंट भी ला रहे। कल जब सेशन में आपने चर्चा सुनी होगी, बहुत सारे एमएलए कांग्रेस के ये कह रहे थे कि वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं शौचालय की है, पानी की है, बिजली की है, इस तरीके की काट दी गई है, मतलब इस तरीके का आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने कहा कि नहीं, हमने सुविधाएं दे रखी है, सफाई की दे रखी है। तो आपने कुछ देखा मौके पर जाके, क्या स्थिति? कई जगह काटी है। मैं लगातार बॉर्डर पे जाता रहा हूँ। कमाल की बात यह है, बचपन में भी हमने बॉर्डर देखे। हमारे नजदीक लगता हुआ एक बॉर्डर है हुसैनावाड़ा, पाकिस्तान का बॉर्डर। मेरे ननियाल से कोई मुश्किल से 12-15 किलोमीटर पे है। हम बच्चे थे तब उसको देखने जाया करते थे। हमने उसके बाद देखा बाघा बॉर्डर। एक दफा कॉलेज का टूर था हमारा, नेपाल गए थे तो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर भी देखा। इधर लेह और लद्दाख घूमने गया था तब तिब्बत का बॉर्डर भी देखा। एक दफा नॉर्थ ईस्ट में भी घूमने का मौका मिला तो वहां पे हमारे साथ लगता हुआ है ना कंट्री, एक नेपाल और चाइना, ना भूटान, भूटान का बॉर्डर भी देखा, बर्मा का बॉर्डर भी देखा हुआ है। लेकिन सिंघू का बॉर्डर
टीकरी का बॉर्डर, गाजीपुर का, शाहजहांपुर का पहली बार देखा है। अब लोग जो है बजाय कोई बाघा बॉर्डर देखने जाने के आजकल सिंघू बॉर्डर देखने जाते हैं, आजकल टीकरी का बॉर्डर देखने जाते हैं कि वहां सरकार ने किस तरह के इंतजाम कर रखे। सरकार की तरफ से मैंने भी सुना था, वो मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि हमने बिजली दे रखा है, पानी दे रखा है, लेकिन वहां लोग इतने परेशान हैं आज की तारीख में, कई जगह पे बिजली और पानी कनेक्शन नहीं है। नंबर 2, जो टॉयलेट्स बने हुए थे वो भी उन्होंने वहां से हटा दिए। इसके इलावा वहां 5 वर्ष का बच्चा भी आंदोलन में है और वहां 85 साल का बुजुर्ग भी है, वहां बहुत सारी लेडीज भी हैं। जहां सरकार का इंसानियत के नाते एक फर्ज बनता है कि जहां लाखों की संख्या में बैठे हुए लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग किसी बीमारी से पीड़ित भी हो सकते हैं, उनका कोई इलाज हो सके, उसके लिए मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। अपने अपने तौर पे मेडिकल की सुविधा अलग अलग संगठन के लोगों ने, जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने उनको बना करके दे रखी है। हमने भी अपनी तरफ से जो है लगातार वहां लोगों को असुविधा ना हो, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वॉलेंटियर के रूप में लगा करके उन लोगों की दिक्कत कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया है। और अब जो चीज मैंने वहां महसूस करी थी कि वह मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, इसके लिए अगले 5-7 दिन में हम वहां पे पोर्टेबल जो है हॉस्पिटल बना देंगे। उसमें 50 बेड की सुविधा देंगे, उसमें डेंटिस्ट भी होगा, उसमें आइज का डॉक्टर भी होगा, उसमें एमडी भी जनरल के होंगे, मेडिकल का, और सारी मेडिसिन जो फ्री में देंगे हम, किसी से कुछ चार्ज नहीं करेंगे। हमारा जो मेडिकल सेल है, हमने उसकी ये जिम्मेवारी लगाई है। हमारे मेडिकल सेल के अंदर 8-9 डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत सीनियर पद पे रहे हैं, जो MSO CMO के पद पे रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी हैं। उसमें कुछ सर्जन भी है हमारे पास। हमारा अपना जो है 100 बेड का हॉस्पिटल है सरसा के अंदर। अगर किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो हम एम्बुलेंस भी रखेंगे और अपनी एम्बुलेंस से ले जा करके हमारे अपने हॉस्पिटल में उनकी फ्री में सर्जरी करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे, उनकी अच्छे ढंग से देखभाल करेंगे। अगर और भी कोई वहाँ जरूरत पड़ी इसके अलावा तो हम उनकी उन जरूरतों को भी पूरा करेंगे। सिंघू बॉर्डर पे लगाएंगे, ये हम पहले टीकरी के बॉर्डर पे लगा रहे हैं, जो 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर सिंघू के बॉर्डर पे जाऊंगा, वहाँ मिलूंगा, सबसे पूछूंगा, अगर जरूरत हुई तो वहाँ पे भी हम इसी तरह का हॉस्पिटल बनाएंगे। विश्वास प्रस्ताव पे जब चर्चा हो रही थी, उससे पहले जेजेपी के कुछ विधायक कह रहे थे कि हम विप से बंधे हुए हैं, और ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि विप से बंधे थे या कोई मजबूरी थी, तो उसके बाद भी वो नहीं डाल पाए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट, और साफ तौर पे कह रहे थे कि हम चाहते नहीं हैं लेकिन विप से बंधे हुए हैं। ड्रामे कर रहे थे, कोई विप से नहीं बंधा हुआ था। अगर किसी पार्टी ने विप जारी कर दिया और अगर कोई उसके खिलाफ वोट डाल देगा तो मैं नहीं मानता कि उसको कोई बर्खास्त कर देगा। और अगर किसान के साथ हो तो फिर बर्खास्त होने से डर किस चीज का? आप जब कहते हो कि हम तो किसान के साथ हैं, सरकार के साथ नहीं है, तो हाउस में खड़े होकर के पहले तो आप
किसान के साथ खड़े होने की बात करते हैं, और जब उसके वोटिंग का समय आता है तो फिर तुम सरकार के साथ चले जाते हो। इसका मतलब दोगले हो। इसका मतलब सीधा सा है कि आप लालच में फंसे हुए हो। आप अपनी मेंबरशिप छोड़ना नहीं चाहते, ये तो नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन लोग इनको इतना मजबूर कर देंगे, इतना जलील करेंगे आने वाले समय में कि तुम वहाँ खड़े होकर के क्या कह रहे थे और आज तुम यहाँ हमारे बीच में क्या कह रहे हो। आपने देखा नहीं किस तरह से डरे हुए थे, कह रहे थे ना हेलमेट भी लोहे का लेना पड़ेगा, अंडरगारमेंट्स भी लोहे की बात कर रहे थे। उनको पता है कि कहाँ कहाँ लठ लगने आने था। मैंने जब इस्तीफा दिया था तो हुड्डा साहब बारी बारी कहते थे कि आपको इस्तीफा देने की बजाय नो कॉन्फिडेंस में शामिल होना चाहिए, और मैंने इस्तीफा देने के बाद उनसे कहा था भी आप इस्तीफा दोगे तो सरकार पे दबाव बढ़ेगा। आज भी ये बात कहता हूं, जिन 32 लोगों ने जो वोट अपना इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाला है, अगर वो 32 के 32 जाकर के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप देंगे तो ये सरकार शाम को गिर जाएगी। चौधरी देवीलाल ने एक बार 29 MLA के साथ इस्तीफा दिया था। सरकार की हिम्मत नहीं हो सकी कि उनके इस्तीफे मंजूर कर ले। केवल 2 इस्तीफे मंजूर हुए, डॉक्टर मंगल सेन का और चौधरी देवीलाल का। बाकियों के इस्तीफे को मंजूर नहीं कर पाया। अगर आज ये भी हुड्डा पार्टी जाकर के इस्तीफा दे दे, इस्तीफा मंजूर करना तो बहुत दूर की बात है। सारे देश के अंदर इस भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत आ जाएगी, और सारे देश का किसान जो है उसको बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा इस बातचीत के लिए, लेकिन ऐसे लोग विधानसभा के सदस्य हैं जो कहीं कमजोर हैं। दूसरी भाषा यूज करूंगा तो फिर तुम्हारे जैसे साथी पता नहीं क्या लिख देंगे, क्या कह देंगे। समझा जाए मतलब। हाँ समझ लियो, केरल है तो